किसान भाई और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र स्वदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, इससे पहले कि आज के कार्यक्रम में हम दलहनी फसलों में कीट और बीमारियों के बारे में चर्चा करें, सबसे पहले आप स्वीकार करें हमारी ओर से नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों, कहने को तो ये धार्मिक त्यौहार है, लेकिन धर्म सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमको नागों की रक्षा करना है, क्योंकि नाग हमारे लिए बहुत बड़े रक्षक हैं। किसान भाइयों, सांपों के, नागों के महत्व को पहचानें, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कीट नियंत्रण और दूसरे जहरीले और नुकसान पहुंचाने वाले चूहे जैसे कीट पशुओं को, जीवों को नियंत्रित करते हैं सांप, और हमारे लिए बहुत अच्छे मित्र हैं। तो हमें इनकी रक्षा करना चाहिए। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं दलहनी फसलों में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में। सांप तो हमारे कीटों का नियंत्रण करेंगे ही, लेकिन अगर कहीं कीट ज़्यादा हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, ये उपाय बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव गंज बासोदा कृषि महाविद्यालय में कृषि वैज्ञानिक हैं और बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान आप रखते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इस समय मौसम का बदलाव बहुत तेज़ी से हुआ है और एक बड़ा सा ड्राई स्पेल आ गया था, एक सूखा लंबा अंतराल बरसात में आ गया था, और उसके कारण किसान भाइयों की पेशानी पर चिंता की लकीरें आ गई थीं। अब पानी झूम के बरस रहा है, तो क्या ये बहुत अच्छे संकेत हैं हमारी खरीफ फसलों के लिए? आपने सही प्रश्न किया है। देखिए, काफ़ी लंबा ड्राई स्पेल था और उस समय परिस्थिति ये निर्मित हो गई थी कि किसानों को ये लगने लगा था कहीं ऐसा ना हो पूरी की पूरी फसल जो है सूख जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 3-4 दिन से जो बारिश रुक रुक कर लेकिन बारिश हो रही है, ये मुख्यतः दलहनी फसलों के लिए काफ़ी लाभकारी है और इससे फसलों की जहाँ बढ़वार अच्छी होगी और साथ में जो है किसानों के चेहरे पर जो है फिर से रौनक देखने को मिल रही है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। किसान खुश तो देश खुश। हमारे किसान भाई प्रसन्न रहें और ऐसे ही उनका उत्पादन बढ़ते हुए देखें, उत्पादन खूब बढ़े भी, जिससे कि उनकी आय का मार्ग प्रशस्त हो। डॉक्टर साहब, पानी लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है, खेतों में भरने लगता है, कई जगह ऐसी परिस्थितियाँ होती भी हैं, हाँ। तब किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर खेत में पानी भरा रहेगा तो मुख्यतः जो है दलहनी फसलों की अगर मैं बात करूं तो कीट व्याधि का प्रकोप लगातार बढ़ता है। मुख्य रूप से जो मृदाजनित रोग हैं, इनका प्रकोप बढ़ जाता है। और चूँकि मृदाजनित रोगों के लिए जो उनका रोगजनक है, उसके लिए खेतों में पानी भरा होना काफ़ी अनुकूल परिस्थिति होती है, जिससे शुरुआती अवस्था में जड़ सड़न, तना सड़न, इस प्रकार के रोगों का प्रकोप लगातार जो है फसलों में देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या पानी का निकास करना एक सही रास्ता है? बिल्कुल सही बात है कि जैसे सिंचाई आवश्यक है, उसी प्रकार अगर खेत में अतिरिक्त जल है, इसका निकास करना अत्यंत आवश्यक है। किसान भाई ये ध्यान रखें कि जहाँ भी खेत में पानी भरा हुआ है उसको निकासी की उचित व्यवस्था करें, ताकि वहाँ जहाँ जो फसल लगी है वो भी अच्छी बढ़वार हो सके और उससे भी किसान भाइयों को पैदावार मिल सके और रोगों के प्रकोप से बचाया जा सके। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो किसान भाई जहाँ पानी भर रहा है वहाँ पे जल निकास करें, और इसके आगे क्या करना है वो हमारे किसान भाई ज़रूर आपको जानकारी आपको पूरी मिलेगी। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ये फ़ोन इन कार्यक्रम है, हमें आपके प्रश्नों का इंतज़ार भी रहेगा। आप सीधी बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव सबसे। फ़ोन नंबर हमारे हैं 1800-233-0040 और भोपाल का कोड 0755 लगा के भी आप फ़ोन कर सकते हैं 266-0041 पर। तो आइए, आप भी प्रश्न करें, और जो भी जिज्ञासाएं आपके मन में है, जो परेशानियां हो रही हैं खेत में, साथ में आप अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं हमसे। डॉक्टर साहब, जल निकास किया, लेकिन कई किसान भाई क्या करते हैं कि दलहनी फसलों में या तिलहनी फसलों में कई बार यूरिया या अन्य खाद भी डाल देते हैं, फर्टिलाइज़र डाल देते हैं,
है। और वो काफ़ी बढ़वार का कारण बन जाता है। क्या नुकसान हो सकते हैं इससे? देखिए, दलहनी फसलों की एक सबसे बड़ी जो विशेषता है, हालांकि सभी किसान भाइयों को मालूम है, लेकिन फिर भी ये गलती दोहरा देते हैं कि दलहनी फसलों में जो जड़ हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु जो कि पाए जाते हैं। कई किसान भाई बीज फसल के बोने से पहले बीज उपचार करते समय कल्चर का प्रयोग भी करते हैं। ये जीवाणु जो है स्वयं नाइट्रोजन का संचय वायुमंडल से करते हैं, इसलिए जो है खड़ी फसल में जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता किसान भाइयों को फसलों को नहीं होती। इसलिए किसान भाइयों को इससे जो है बचना चाहिए, क्योंकि जब पौधे की बढ़वार अतिरिक्त बढ़वार हो जाएगी तो उससे फूल और फलों की संख्या भी कम होती है और कीड़ों और रोगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। लेकिन मैं उन सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं जिनकी फसल बढ़वार नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो वे किसान भाई अगर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहते तो वो घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करें, जिसमें कि 1% जो है 2% DAP का घोल बना लें, 1% यूरिया का बना लें, या 19-19-19 जो कि घुलनशील उर्वरक मिलते हैं उसकी 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करेंगे तो फसल को उसका लाभ भी होगा और नुकसान से भी बच सकते हैं। तो जो करें संभाल के करें और अपने कृषि अधिकारियों के मार्गदर्शन में करें, KVK के मार्गदर्शन से में करें। अपने आप को बहुत ज़्यादा ये ना समझें कि हम सब कुछ जानते हैं और इसलिए हम कुछ ज़्यादा मात्रा में कुछ कर दें। हालांकि अनुभवी तो आप ही हैं। किसान भाइयों, अब हम अपने शत्रुओं को देखेंगे भी, उनकी पहचान करेंगे और उनके नियंत्रण के उपाय डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी से पूछेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करें अरहर पर। ऐसे कौन से कीड़े और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं डॉक्टर साहब जो हमारे किसान भाई अरहर की मूल्यवान फसलों को परेशान करते हैं? देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अरहर में जो है रोगों के साथ साथ जो है कीड़ों का प्रकोप लगातार बढ़ता जाता है। और शुरुआती अवस्था से जो रोग का प्रकोप शुरू होता है तो अंत तक जो है रोगों का प्रकोप भी देखने को मिलता है। जो जैसे ही फली वाली स्थिति आती है, पॉट फॉर्मेशन के समय फली छेदक इल्ली है, प्लू मॉथ है और रस चूसक कीड़ों का प्रकोप लगातार बढ़ता जाता है। तो हम इनको देखना भी चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई इसकी पहचान भी साथ साथ करते रहें। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर मैं किसान भाइयों को जैसे कि देख भी रहे हैं किसान भाई, उकटा की बात करें तो आसानी से किसान भाई उकटा को पहचान सकते हैं। उकटा जो है उसमें जो है पत्तियां शुरुआत में जो है नीचे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा जो पौधा है पीला पड़कर सूख जाता है। आसानी से जो है पैचेस में जो है बीच बीच में देखेंगे किसान भाई पूरा का पूरा पौधा सूखकर पीला पड़ गया है। और ये जो एक मृदा जनित रोग जनक की वजह से होता है, जिसको कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फर्मास्पीस जो है उडम है, जिसकी वजह से होता है। लेकिन किसान भाई इससे बचाव के लिए एक जो महत्वपूर्ण काम है, रोग ग्रसित पौधे को तो खेत से निकालना है, साथ में उसके लिए फफूंदनाशक दवा, पहले तो बीज उपचार अवश्य करें, रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें, साथ में रोग को फैलने से बचाने के लिए कार्बनडाजिम का छिड़काव कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और जो प्रमुख बीमारी लगातार किसान भाइयों के देखने को मिलती है, किसान भाई आसानी से उसको पहचान सकते हैं। किसान भाई देखेंगे कि नोड और इंटरनोड के बीच में तने में देखेंगे उसकी पूरी की पूरी छाल निकली देखने को मिल जाएगी और उस पर ब्लैक कलर की जो है खड़ी धारी आसानी से देखने को मिलती है। ये भी एक जो है काफ़ी नुकसान करता है अरहर की फसल को। और यदि ये रोग आ जाता है तो ये मान के चलें किसान भाई 15 से 20% तक भी फसल प्रभावित होती है, क्योंकि इस प्रकार के ग्रसित पौधे में फूल और फली जो है बहुत कम लगती है। तो इससे के अलावा मुख्य रूप से जो अरहर में नुकसान कर रहा है वो है फली छेदक इल्ली का। जी जी। और प्लू मॉथ का भी जो है काफ़ी नुकसान होता है। फली छेदक इल्ली का जो प्रकोप है, जब फली आती हैं पॉड फॉर्मेशन के समय देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके पॉड में छेद कर देता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि किसान भाई की पूरी जो पॉड है, जो फली है, उसमें छेद देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी उपज में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इल्ली तो कैसी भी हो, पौधों के लिए डरावनी वाली होती हैं, फसल के लिए डरा देने वाली होती हैं और किसी न किसी तरह से नुकसान कर ही जाती हैं। लेकिन फ़िलहाल शाजापुर के हमारे किसान भाई हैं कमल सिंह जी, उनसे पूछते हैं कि उनके क्षेत्र में क्या दिक्कतें हो रही हैं और फसल की स्थिति कैसी है। कमल सिंह जी, कार्यक्रम में स्वागत आपका। हाँ जी बोले कमल सिंह जी।
सर नमस्कार, मैं कमल सिंह जी बोल रहा हूँ सैयदपुर मध्य प्रदेश से। जी। मैंने टमाटर की फसल लगाई सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। टमाटर की फसल लगाई है और टमाटर में फूल भी आने लग गए हैं, कुछ छोटे छोटे टमाटर भी बेचने लग गए हैं। लेकिन क्या है कि ऊपर से सारे टमाटर की पत्तियां सिकुड़ रही है, वो पीली पड़ रही है और सिकुड़ रही है। और ये पपीता की भी यही पोजीशन है और करेले की भी यही पोजीशन है, क्या करना चाहिए? मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, जैसे कि आपने टमाटर का बताया, पपीते का भी बता रहे हैं और दूसरी फसलों का बता रहे हैं। देखिए, आप देखेंगे कि पत्ती पर हल्की सी जो है सलवट देखने को मिलेगी और छितरे पीले धब्बे भी आपको वो टमाटर में भी मिलेंगे और आपने जैसा पपीता बताया दूसरी फसल में मिलेंगे। ये एक वायरस जनित बीमारी है। और जैसे कि टमाटर में बात करूं तो जिसको कि मोज़ेक कहते हैं, ये इसकी पहचान है। आपको शुरुआत में ये करना है। इस प्रकार के यदि पौधे देखने को मिल रहे हैं तो इनको कृपया करके खेत से ज़रूर निकाल दें। इसके बाद चूंकि ये जो बीमारी है, ये बीमारी जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में जो है सफ़ेद मच्छर के माध्यम से जो है फैलती है। जैसे कि आप इसमें उड़द में भी आप देख रहे हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं रोगग्रसित पौधों के साथ साथ सफ़ेद मच्छर का भी यहाँ नियंत्रण करना पड़ेगा। इसके लिए इमीडाक्लोरोपिड 6 ml प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर आप डालते हैं तो जो है इस रोग को आसानी से बचाया जा सकता है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, टमाटर में आप येलो स्टिकी टैप ज़रूर लगाते हैं। जैसे कि आप वाइट फ्लाई देख रहे हैं, ये येलो स्टिकी टैप जो है 1 एकड़ में 4 से 5 लगा दें। इसमें ग्रीस लगा दें तो ये जो सफ़ेद मच्छर है, ये प्रकाश की जो रोशनी होती है, रिफ्लेक्शन होता है, इसमें ये अट्रैक्ट होंगे और उस पर चिपक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको और हमारे किसान फल मक्खी देख रहे हैं शायद ये। जी, फल मक्खी, ये सोयाबीन का जो है प्रमुख कीट। इस समय सोयाबीन में काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी समस्या देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब, क्या ये भी पोलीफेगस है और ये भी कई फसलों का कई फसलों को नुकसान। चलिए, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमको लेना होगा एक छोटा सा विराम और विराम के बाद फौरन लौटते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए कृषि दर्शन। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और फोटो कहते थे किसान कॉल धीमे भी सेंटर से चल बातें रहा है, हो देर रही से आए हैं। काफी। हम्म? संकेत ये किया बात लेकिन- है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। पुनः स्वागत हमारे किसान भाइयों का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज के इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी से, और साथ ही साथ हमारे किसान भाई भी फ़ोन के द्वारा हमसे जुड़ पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारा चंद्रयान 3 जो है अंतिम फेज में है, अंतिम चरण है, और कल शायद वो चंद्रमा के धरातल को छू लेगा। बहुत बड़े गौरव की बात, हमारे किसान भाइयों के लिए गौरव की बात है। लेकिन हमारी जो खरीफ की फसलें हैं वो भी अब लगभग दूसरे फेज में पहुंच चुकी हैं, और कुछ ही समय बाद अब फूल आने लग जाएंगे और किसान भाइयों को दिखने लग जाएगा कि उन्होंने क्या कुछ अनुमान उनके लगने लग जाएंगे कि फसल कैसी पैदावार होने वाली जी, है। जी। ये उनको अंदाजा हो तो जाए। इस समय का ये जो चरण होता है, ये जो फेज है फसलों के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा कीड़े, सबसे ज़्यादा बीमारी फसल पर आते हैं, और अगर आपने अभी इसको बचा लिया तो हम इसको सुरक्षित रूप से फल बनने तक ले जाएंगे और अच्छे उत्पादन की उम्मीद कर सकते हैं।
तो इस समय जो फसलें हैं अरहर है, हमारा मूंग, उड़द और सोयाबीन, ये विशेष रूप से दलहनी फसलें हैं। इनकी सुरक्षा की हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो कुछ और फसलों के बारे में बताइए, कुछ और बीमारियों के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक और हमारे किसान भाई लाइन पर आ गए हैं। ये श्री राजपूत जी हैं और हमसे जुड़ रहे हैं। देखते हैं, इन्हीं से परिचय प्राप्त करते हैं। राजपूत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं और अपना पूरा नाम बताइएगा। हाँ सर, नमस्कार जी। मैं शेर सिंह राजपूत ग्राम बज्जाहेड़ा से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, शाहजहाँपुर की आप किसान भाई हैं। कैसी फसल है आपके यहाँ? जैसे सर क्या है कि सोयाबीन की फसल में फलियां आने लग गए हैं, 55 सोयाबीन है, जी। तो उसमें हम कोराजन दवाई का छिड़काव करना चाहते हैं, तो अभी कर सकते हैं क्या? फलियां आ गई है उसमें। और जैसे कि कोराजन दवाई, असली कोराजन दवाई की पहचान क्या है? अब देखिए, जैसे कि आपने कोराजिन का जिक्र किया है, आपको सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दवा डालने से पहले खेत में जाएं और खेत में जाके देखें कि इस समय किन कीट व्याधि का प्रकोप देखने को मिल रहा है। चूँकि फली आ गई है और फूल के साथ फली आ गई है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी लगभग 50-60% फूल आ गए होंगे, कुछ फली आना प्रारंभ हुई है। और इस समय जो है मुख्य रूप से जो कीट व्याधि का प्रकोप देखने को मिलता है उसमें जो है सेमिलूपर है, ग्रीन सेमिलूपर है, तंबाकू छेदक इल्ली है, और कहीं कहीं तना मक्खी का प्रकोप भी लगातार जो है देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में जैसे कि आप बता रहे हैं, दवा का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन करने का एकमात्र तरीका जो है ये है कि पहले आप देख लें कि कीट व्याधि की स्थिति क्या है, उसके बाद ही इस दवा का प्रयोग करें। इसके साथ मैं और भी दवाओं के नाम आपको बता सकता हूँ। प्रोफेनो प्लस साइपरमेथ्रिन है, प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4%, ये दवा भी जो है इन कीड़ों के लिए काफ़ी प्रभावी पाई गई है। जो है 1000 ml दवा जो है लगभग 350 से 400 लीटर पानी में आप मिलाकर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ तक आपने कोराजिन की बात की, उसकी सही पहचान है। देखिए, सही पहचान ये है कि आप जहाँ से भी इस दवा को खरीदें, पक्का बिल लें, उसकी एक्सपायरी डेट देखें और उसका बैच नंबर यदि आप देख कर लेंगे तो आपको सही दवा मिलेगी। कही थी डॉक्टर साहब, क्या एक ही तरह की दवा का, एक ही कंपनी की दवा का, एक ही ब्रांड नेम का बार बार प्रयोग करना किसान भाइयों के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। एक ही दवा का लगातार प्रयोग करने से कीटों में रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, जिससे कि कीट जो है फिर उस दवा से मरते नहीं और हमें पता ही नहीं है कि हम कौन सी कीड़ों के विरुद्ध उसका प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि ये जरूर देख लें कि किस कीड़े के लिए कौन सी दवा अनुशंसित है। और इसमें एक और मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, हमारे कई किसान भाई 2 दवाओं को मिलाकर प्रयोग कर लेते हैं। यदि एक दवा उनके पास रखी हुई है बची हुई और दूसरी दवा वो लाए, अब उनको ये नहीं मालूम होता कि वो दवा उस दवा के साथ मिल सकती है या नहीं मिल सकती। और जब वो दवा का प्रयोग कर लेते हैं तो उसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि एक तो जिस दवा या जिस कीड़े के लिए वो प्रयोग कर रहे हैं उसका असर कम हो जाता है, और कभी कभी जो है फसल में जो है झुलसने या जलने की समस्या भी लगातार देखने को मिलती है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, जो दवा लाए हैं उसके साथ जब तक नहीं मालूम हो किसी दूसरी दवा को ना मिलाएं, और जो दवा की जो अनुशंसित मात्रा है उतनी ही मात्रा में आपको प्रयोग करना है। और साथ में ये ध्यान रखना है कि पानी की मात्रा 350 से 400 लीटर प्रति हेक्टेयर आवश्यक रूप से डालें। तो जोड़ा सही बनाएं। बेमेल जोड़ा अगर दवा का बन गया तो फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। और सही घोल बनाएं, सही टाइम पर छिड़काव करें, सही कीड़े पर सही दवा का, तभी आप कर पाएंगे जब आप विशेषज्ञों को भी थोड़ा सा महत्व देंगे, उनकी सलाह का भी पालन करेंगे। और कृषि दर्शन के माध्यम से तो हम आपको लगातार तकनीकी जानकारी देते ही रहते हैं, आपकी समस्याओं का हम समाधान करते ही रहते हैं। सोयाबीन के कीड़ों के बारे में बहुत संक्षेप में हम चाहेंगे कि आप मार्गदर्शन हमारे किसान को दे दें। इस समय जो है सोयाबीन की फसल फूल वाली अवस्था में है, कहीं कहीं फली भी आ गई है। तो गर्डल बीटल है, सेमिलूपर है, इसके साथ साथ तंबाकू छेदक इल्ली जो है का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इसके साथ जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो जरूर किसान भाई खेत में जाएंगे तो देखेगा तना मक्खी, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तना मक्खी जो है मक्खी जैसी वो आसानी से देखने हो गई, जो घरेलू मक्खी से बड़े साइज की होती है और जो है वो तने के अंदर जो है
अंडा देती है और जो लार्वी होती है वो पूरा का पूरा तने को खोखला कर देती है। अगर आप उस तने को दबाएंगे तो देखेंगे कि पूरा का पूरा तना खोखला देखेगा और अचानक पूरा पौधा सूख जाता है। तो इससे बचाव जरूर हमारे किसान भाई करें। साथ में एक और जो रोग है जो छुप के आता है और पूरी फसल को प्रभावित करता है और दलहनी फसल का प्रमुख रोग है वो है मोज़ेक। वो मूंग, उड़द के साथ साथ सोयाबीन की फसल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। किसान भाई, अगर रोग का प्रकोप दिखाई देता है, पत्ती पर छितरे धब्बे देखने को मिलते हैं, पौधे की बढ़वार सामान्य पौधे की अपेक्षा कम होती है, तो आप देरी ना करें, इस प्रकार के पौधों को संभव हो सके निकाल दें और रस चूसक कीड़ों का प्रभावी ढंग से नियंत्रण करें। चाहे वो जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें, नीम से बनी कीटनाशक दवाएं या रासायनिक दवाओं में थायोमेथाक्साम का प्रयोग आप कर सकते हैं और इस प्रकार इस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी सलाह दे दी और किसान भाइयों को व्यवहारिक रूप से कीट और रोगों का नियंत्रण करना चाहिए, विशेषज्ञों का परामर्श लेना चाहिए, अपने अनुभवों का भी ज़रूर से प्रयोग करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये कीड़े और बीमारी आप इस मौके पर थाम लेंगे तो निश्चित रूप से खरीफ फसलों का बहुत अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए और वक्त हो चला है इजाज़त लेने का, तो अब हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।